नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन आप सभी को हिस्ट्री की जीत की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर स्वागत करता हूं। आज की क्लास में बात करेंगे औरंगजेब और उनसे जुड़ी हुई विशेषताओं के ऊपर और फिर हम बात करेंगे मुगल प्रशासन के विषय में डिटेल से। पर आप सबसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, ये वीडियो को एंड तक देखना। और हाँ, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। औरंगजेब का पूरा नाम था आलमगीर औरंगजेब। इसका जन्म हुआ था 3 नवंबर 1618 ईस्वी को उज्जैन के निकट दोहाद नामक एरिया में। 18 मई 1637 ईस्वी को औरंगजेब का विवाह रबिया बीबी से हुआ था, जिसे दिलरास बानो बेगम के रूप में भी जाना जाता है। यह मुगल वंश का पहला शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। पहला 31 जुलाई 1658 ईस्वी को सामूगढ़ के विजय के बाद, और यहीं पर उन्होंने अबुल मुजफ्फर आलमगीर का उपाधि प्राप्त किया था। दूसरा इसका राज्याभिषेक हुआ था 5 जून 1659 ईस्वी को देवराय विजय के बाद, और ये इसका औपचारिक राज्याभिषेक माना जाता है। अब हम बात करते हैं औरंगजेब के कार्यकाल में जितने भी गतिविधियां किए गए उसके ऊपर। तो औरंगजेब ने जनता के आर्थिक कष्टों के निवारण के लिए राहदारी यानी कि आंतरिक प्रागमन शुल्क जो है उसको, और पानदारी यानी कि व्यापारिक चुंगी, उन दोनों को समाप्त कर दिया। इस प्रकार से अगर कहा जाए तो आब वाबो यानी कि स्थानीय करों को उन्होंने समाप्त कर दिया था। औरंगजेब कुरान के नकलें तैयार करता था और टोपियां भी सिला करता था। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो मुगल सत्ता में औरंगजेब के कार्यकाल को चरमोत्कर्ष का कार्यकाल कहा जाता है, यानी कि मुगल प्रशासन का विकास हुआ, उस समय मुगल साम्राज्य का भी विकास हुआ। इस प्रकार से इसके कार्यकाल को मुगल सत्ता का चरमोत्कर्ष कहा जाता है। औरंगजेब धार्मिक रूप से कट्टरवादी भी था। वह इस्लामी नियम कानून को बड़े कठोरता से अपने साम्राज्य में लागू किया था। औरंगजेब ने कुरान को अपना शासन का आधार बनाया और देश को दार उल हर्ब के स्थान पे दार उल इस्लाम बनाने पर इच्छा जाहिर किया था। उसने सिक्कों पर कलमा खुदवाने, नवरोज त्योहार का आयोजन करने, सार्वजनिक संगीत समारोह आयोजित करने, भांग उत्पादन करना, शराब पीना, जुआ खेलना, इन सभी गतिविधियों पर रोक लगा दिया था। लेकिन ध्यान रखना कि वाद्य संगीत और नौबत शाही जो बैंड था उसको कंटिन्यू रखा था, उसको बंद नहीं किया था। औरंगजेब के बारे में ऐसा माना जाता है कि वो खुद ही अच्छा वीणा वादक था, बहुत ही अच्छा वीणा बजाया करता था। औरंगजेब ने 1667 ईस्वी में झरोखा दर्शन, 1680 ईस्वी में तुलादान और इसके अतिरिक्त ज्योतिषियों से जंतरी बनाने वाली जो व्यवस्था थी उनको समाप्त कर दिया था। आगे यदि हम बात करें तो 1668 ईस्वी में होली और मुहर्रम जैसे त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मनाए जाने पर रोक लगा दिया। दरबारियों को रेशमी वस्त्र पहनने पर रोक लगा दिया। 1663 ईस्वी में सती प्रथा पर रोक लगा दिया और हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर लगाया था। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर लगाया, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना इससे स्त्रियों, मानसिक रुग्ण व्यक्तियों, सरकारी नौकरों, मुफलिस यानी कि संपत्ति विहीन लोगों को छूट प्रदान था। एक चीज ध्यान रखना है, यदि एग्जाम में आ जाए स्टेटमेंट में कि जजिया कर एक आयकर था, तो बिल्कुल नहीं, जजिया कर आयकर नहीं था बल्कि एक संपत्ति कर था। जजिया कर वसूलने के लिए एक व्यक्ति हुआ करता था जिसे अमीन कहा जाता था। आगे यदि हम बात करें तो औरंगजेब को जिंदा पीर और शाही दरवेश के नाम से भी जाना जाता है। औरंगजेब ने सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों को अपने प्रशासनिक व्यवस्था में नियुक्त किया था। उसी के समय मुगल प्रांतों की संख्या बढ़ करके 21 हो चुका था। औरंगजेब के विद्रोही पुत्र जिसका नाम था अकबर द्वितीय, उसको सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर का भी संरक्षण प्राप्त था, जिस कारण से औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक पर उनसे इस्लाम कबूल करने को कहा, लेकिन उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया तो औरंगजेब ने उसकी हत्या कर दी। बाद के दिनों में वहां पर शीशगंज गुरुद्वारा भी बनाया गया। अकबर द्वितीय को शिवाजी का पुत्र संभाजी का भी संरक्षण प्राप्त था, जिस कारण से औरंगजेब ने संभाजी को उसके खाल जो शरीर के चमड़ियां होती हैं उसको उतार करके उसमें भूसा भर दिया था और बीच चौराहे पर उसे टांग दिया था। इसके अतिरिक्त अपने बेटे अकबर द्वितीय को उन्होंने जो है आंखें निकाल लिया था। अब हम बात करते हैं इसके समय में घटित घटनाओं के सही क्रम के विषय में, क्योंकि यूजीसी नेट के पेपर में क्रम वाइज पूछा जाता है कि कौन सी घटना पहले हुआ था और फिर उसके बाद कौन सी घटनाएं घटी थी। तो औरंगजेब के समय घटित घटनाओं के सही क्रम देखें तो सबसे पहले 1658 ईस्वी में बहादुरपुर का युद्ध, इसके बाद धर्मत का युद्ध हुआ था, इसके बाद सामूगढ़ का युद्ध हुआ था, और इसके बाद 1659 ईस्वी में खजवा का युद्ध हुआ था, और फिर इसके बाद देवराय का युद्ध हुआ था। 1661 ईस्वी में बुंदेला सरदार चंपत राय का विद्रोह हुआ। 1663 ईस्वी में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1663 ईस्वी में हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर लगाया गया। 1665 में पुरंदर की संधि की गई। 1667 में अफगान विद्रोह हुआ।
1667 ईस्वी में ही झरोखा दर्शन को समाप्त कर दिया गया। 1668 ईस्वी में हिंदू त्योहारों को मनाए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1669 में जाट विद्रोह हुआ, 1672 में सतनामी विद्रोह और 1675 में गुरु तेग बहादुर का हत्या। इसके बाद 1675 ईस्वी में ही मुगल और सिखों के बीच युद्ध हो जाता है। 1679 ईस्वी में जजिया कर पुनः आरोपित किया गया। 1679 ईस्वी में ही मुगल राजपूत युद्ध हुआ। 1680 में तुलादान पद्धति को समाप्त किया गया। 1686 में बीजापुर का विजय हुआ और 1687 में गोलकुंडा विजय। 1689 ईस्वी में संभाजी को बंदी बनाया गया और बाद के दिनों में इसको प्राणदंड भी दे दिया गया और सबसे अंतिम में 1707 ईस्वी में औरंगजेब का मृत्यु भी हो जाता है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जितने भी रूलर आते हैं उन्हें उत्तर मुगल शासक के रूप में जाना जाता है, या फिर कहें तो मुगल साम्राज्य के पतन में भूमिका निभाने वाले शासकों के रूप में भी जाना जाता है। इसलिए हम उसे जो है अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज हम जानते हैं मुगल प्रशासन के विषय में और उनसे जुड़ी हुई टर्मिनोलॉजी के ऊपर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यदि हम बात करें मुगल प्रशासन की संरचना के विषय में तो पूरे मुगल साम्राज्य को सूबों में बांटा गया था, यानी कि प्रांतों में बांटा गया था और इस प्रांत का मुख्य अधिकारी हुआ करता था सिपा सलार या फिर कहे तो सूबेदार। सूबा के नीचे हुआ करता था सरकार, जिसे जिला भी कह सकते हो आप, और इसका मुख्य अधिकारी का नाम था फौजदार। इसके नीचे था परगना, जिसे महाल भी कहा जाता है, और इसका मुख्य अधिकारी था सिकदार। और सबसे अंतिम में था ग्राम या फिर कहे तो गांव, और इसका मुख्य अधिकारी या फिर कहे तो मुखिया हुआ करता था मुकदम, चौधरी या फिर कहे तो खुद। अब हम बात करते हैं अधिकारियों के विषय में। तो मुगल प्रशासन में कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी थे, जैसे कि दीवान वजारत, ये राजस्व और वित्त विभाग का मुख्य अधिकारी हुआ करता था। इसका काम था राजस्व का देखभाल करना, कर निर्धारण करना, वह संबंधी सभी गतिविधियों का देखभाल करना। दीवान अर्ज, ये सैन्य विभाग का मुख्य अधिकारी था, इसका कार्य था शाही सेना का रेगुलेशन करना। दीवान रसालत, ये विदेशी मामलों का विभाग था, इसका कार्य था विदेशों से संबंध को बनाए रखना। दीवान इंसा, ये पत्रचार विभाग था, जिससे कह सकते हो सरकारी कागजात जो हुआ करते हैं, सरकारी रिकॉर्ड, उसको ये रखा करता था अपने पास, या फिर कहे तो गोपनीय मामलों सहित शाही पत्रचार का ये मुख्य अधिकारी हुआ करता था। दीवान कजा, ये न्यायिक विभाग का मुख्य अधिकारी था, न्याय को रेगुलेट करता था। दीवान बरिद, ये खुफिया विभाग का मुख्य अधिकारी था, ये खुफिया सूचनाओं को एकत्रित किया करता था। दीवान समन, ये शाही परिवार का मुख्य अधिकारी हुआ करता था, शाही घराना का रेगुलेशन किया करता था। अब हम बात करते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी के ऊपर, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, जैसे कि वजीर। वजीर को आप कह सकते हो बादशाह का सलाहकार या फिर सचिव, जिसे अंग्रेजी में सेक्रेटरी भी कहा जाता है, या फिर इसे आप मुख्यमंत्री भी कह सकते हो। ये राजस्व और विधि विभाग का देखभाल करता था और राजा को सलाह देने का भी कार्य किया करता था। दीवान, तो राज्य की सभी आय और व्यय का प्रबंधन करने वाला अधिकारी था ये। मीर बख्शी, गुप्त सूचनाएं को जुटाया करता था, सैन्य नियुक्तियां करता था और पदोन्नति यानी कि प्रमोशन के संबंध में राजा को सलाह दिया करता था। मीर समन, ये शाही कारखानों का प्रभारी अधिकारी था, जैसे आज के दिनों में है ना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी PSU कंपनियां, उसी प्रकार से उस समय मीर समन के पास भी कई सारे कंपनियां हुआ करती थी जो कि सरकार के अधीन हुआ करता था। दीवान बैतत, ये सरकारी भवनों सड़कों आदि का रखरखाव करने वाला अधिकारी था। मीर मंसी, ये शाही पत्रचार करने वाला अधिकारी था। सद्र उस सुदूर, ये धार्मिक दान देने वाला अधिकारी था। काजी और कुजात, ये बादशाह के बाद न्याय प्रदान करने वाला सर्वोच्च अधिकारी था। मुहत्सिब, नगरों में सार्वजनिक स्थानों और नैतिक व्यवहारों को निरीक्षण करता था कि राजा के प्रति लोगों का व्यवहार बना रहे अच्छा। मुशरिफ ए मुमालिक, ये लेखाकार हुआ करता था। मुस्तौफी ए मुमालिक, ये वित्त विभाग का लेखा परीक्षक हुआ करता था। मीर ए अर्ज, ये याचिका प्रभारी हुआ करता था। वाकिया नवीस, ये संवाददाता अधिकारी हुआ करता था। और सदर कहा गया है न्यायिक मामलों का प्रबंधन करने वाले अधिकारी को। आगे यदि हम बात करें फौजदार के विषय में, तो एक कानून व्यवस्था को बनाए रखने वाला मुख्य अधिकारी हुआ करता था, या फिर कहते हो प्रशासनिक प्रमुख। अमल गुजार, ये भूमि राजस्व के मूल्यांकन और संग्रह करने के लिए उत्तरदायी था। कोतवाल, ये शहर पुलिस प्रमुख था, यानी कि शहरों में जो पुलिस होते हैं उनका हेड हुआ करता था ये। सिकदार, परगना स्तर का पुलिस का प्रमुख अधिकारी था। अमीन, ये राजस्व इकट्ठा करने वाला एक व्यक्ति हुआ करता था। मुकदम, गांव का मुखिया। पटवारी, लेखाकार के कर्तव्यों का पालन करने वाला। वितिकची, लिपिक को कहा गया या फिर कहे तो क्लर्क को कहा गया है। खुराक ए दबाव, ये पशुओं हेतु जो चारा कर लिया जाता था मुगल साम्राज्य में उसको कहा गया है। गल्ला बख्शी या फिर कहे तो बटाई या फिर भावली, ये राजस्व आकलन करने के एक तरीके हुआ करते थे। तो दोस्तों इस प्रकार से एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को हम लोग यहाँ पे आज कंप्लीट करते हैं। अगले क्लास में बात करेंगे उत्तरवर्ती शासकों के विषय में और उनसे जुड़ी हुई विशेषताओं के ऊपर, या फिर कहें तो मुगल साम्राज्य के पतन के ऊपर विस्तार से हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है,
चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। थैंक यू दोस्तों, अगले क्लास में फिर मिलते हैं।